अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। तो हम बात ये पहले ये कर रहे थे कि अमेरिका जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म की गेम खेल रहा है, इन द सेंस कि उसने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा दी है। अभी वो चांद की तरफ भी देख रहा होगा कि आओ इसको कैसे हम लगाएं। ये गेम ज़बरदस्त है या नॉट सो ज़बरदस्त, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इसका बनता है। लेकिन सर्टनली टैरिफ, फिर टैरिफ, दूसरी तरफ से फिर रेसिप्रोकल टैरिफ, तो ये सिलसिला भी हुआ है। और चीन पर 104% टैरिफ समेत आज से अमेरिका दरामदात पर यानी इंपोर्ट्स पर इजाफी टैक्स के नफाज का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके बायस आपको पता ही है आलमी मार्केट्स में क्या हुआ, मंदी नजर आई अक्रॉस द ग्लोब। चीन का CSI 300 और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आगाज पर ही 1% से ज्यादा गिर गए थे। हांगकांग का हैंगसेंग 3% से ज्यादा नीचे आया, कुछ संभाला बीच में इन्होंने हुकूमती कोशिशों से भी और दीगर हाँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी तो होती है ना, क्योंकि ये टैरिफ वॉर्स इफ यू वांट टू कॉल इट, तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है, तो रोज एक अनसर्टेनिटी जरूर होती है कि आज क्या होने वाला है। हुआ क्या हुआ कि चीनी हुकूमती कंपनियां जो हैं शेयर्स की खरीदारी से मार्केट को संभालने की कोशिश करती रहीं और उसका कुछ असर भी नजर आया। उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? बिल्कुल दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उधर अमेरिका में भी कारोबार का मंदी पर इख्तिताम हुआ और स्टॉक 52 हफ्तों की कम तरीन सतह पर बंद हुआ है। मतलब दीज आर वेरी न्यू थिंग्स एज वेल, क्योंकि वो किसी पे टैरिफ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली फ़र्क तो उनको भी पड़ रहा है। और क्या हो रहा है? बल्कि उधर जंग द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए बाहमी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को भी 50 से 70 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। यानी पाकिस्तान से जो चीज़ें जाती हैं जिसमें बहुत सारा सामान है, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, लेदर की मसनूआत हैं, टेक्सटाइल है, सो अब उन पर भी टैरिफ का असर, उसका तखमीना लगाया गया है। अब्दुल्ला फिगर्स भी तो देखें, अमेरिका की अगर बात करें तो 2 दिनों में $5 ट्रिलियन जो हैं वो गायब हुए हैं। $5 ट्रिलियन नुकसान हुआ है बेसिकली। मतलब जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ ठीक करना पड़ता है तो पहले दवा तो लगानी पड़ती है। और जो ये सवाल कर रहे हैं उनसे कि जो हो रहा है हाँ, उसको स्टूपिड कह कर पुकार रहे हैं। एक तरफ तो इन्होंने इधर उधम मचाया हुआ है, दूसरी तरफ इन्होंने इजराइल को खुली छुट्टी दी हुई है, खुली छूट दे दी है कि आपने जो तबाही फेरनी है, कोई कसर रह गई थी तो अब तो वो भी फेर दो। अब अगर आप विजुअल्स देखें ना, जो बमबारी वगैरह जहाँ हो रही है वो ऑलरेडी खंडर हैं, वहाँ कुछ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली उन खंडरों में भी लोग अपनी घरों में कहीं इधर उधर आ गए होंगे वापस। मतलब दे आर मेकिंग श्योर कि अब वैसे तो हमने ख़त्म कर दिया लेकिन अगर कोई बच गया है इधर तो आओ इसको भी ख़त्म करें। और अब्दुल्ला अब ये वाकई नहीं लगना स्टार्ट हो गया कि ये चुन चुन के मार रहे हैं। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनी फ़लस्तीनी। ये बिल्कुल लगता है कि ये मिशन है टू वाइप देम आउट। एक होता है ना वाइप देम आउट, और उनकी सरजमीन, उनको अपनी ही सरजमीन से बेदखल करने का अब तो बरमला इजहार किया जा रहा है। आई वंडर अमेरिका ने इतनी बड़ी चॉइस जो डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में की है और उनको सदर बनाया, जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया होगा, वैसे तो बात साहब भी ये कह रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आई है, 47 से 43% रह गई है। और इसमें बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा भी शामिल था जिनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे कि उनको लगता था कि सदर ट्रंप आ जाएंगे तो यहाँ पर उनकी पसंदीदा जमात के साथ पता नहीं क्या इनकलाब आ जाएगा। जिसको जो लग रहा था वो क्या हो गया, खुश हो गए। Did it work out for you? और जब अमरीकी इंतखाबात पे तज्जिया होता था और हम एक्सपर्ट्स की राय लेते थे तो उनसे यही मालूम होता था कि ये मत समझिएगा कि गज़ा या फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ कुछ बेहतरी आएगी इनके आने से। आपके सामने ही है। मतलब अब तो ये कह दिया गया है कि अब आप अपना कोई ठिकाना ढूंढ लें, आप या तो मर जाएं या कहीं इधर उधर हो जाएं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक आप निकले क्यों नहीं? मतलब जाए ना। और ये भी इत्तलात हैं उमा कि एक कतरा इमदाद का नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर मुतासरा लोगों को। इजराइल तो किसी किस्म के डर खौफ के बजाय ये निहत्ते फ़लस्तीनियों को कुचलता जा रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल। और दुनिया की नज़रों के सामने सबसे जो बात है ना, जो कि खौफज़दा बात है कि दुनिया देख रही है, ये छुप के भी काम नहीं हो रहा। इजराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और गज़ा में हलाकतों की मजमूई तादाद जो है 50,810 हो गई। 50,810 और ये दुनिया देख रही है बाय द वे। और ये हो रहा है। समटाइम्स आई वंडर वी आर इन 2025 और ये एक रिलीजियस वॉर ही है ऑफ सॉर्ट्स। कोई दुनिया फ्रॉम द बिब्लिकल टाइम्स आप पीछे से देख लें क्या बदला है।
जंगबंदी के बाद जी इजराइल की बेरहमाना और सफाकाना कार्रवाइयाँ जो हैं गज़ा को मुकम्मल कब्रिस्तान बनाने पर तुली हैं और वो लग भी यही रहा है, मगर दुनिया जो है मुज़म्मतों से आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि अब तो ये आवाज़ें भी कमज़ोर पड़ने लगी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों की नस्लकशी रोकने में नाकाम है। अमेरिका से जो बयानात आ रहे हैं वो और भी अफसोसनाक है। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से वाइट हाउस में मुलाकात की, उनके खास मेहमान होते हैं। उसके बाद तो ये कह दिया कि गज़ा में जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, मगर साथ ही ये भी कहा कि गज़ा रियल स्टेट का एक इंतहाई ज़बरदस्त टुकड़ा है, बस आप कोस्टल लाइन पे अपनी बिल्डिंग्स बनाएं, कब्जा कर लें, मतलब जिनके घर थे, जिनकी ज़मीन थी, वो ख़त्म, तबाह। बिल्डिंग्स वगैरह तो में तो फिर भी लोग रहते हैं, ये कसिनोज, ये मतलब ये जो प्लेग्राउंड्स ऑफ द रिच की बात हो रही है ना, तो ये वो रियल एस्टेट है और इसकी वो बार बार ऑलमोस्ट जब ये बातें कर रहे होते हैं ना तो लगता है इनकी राल टपक रही है ऑनेस्टली ऑन दैट पीस ऑफ प्रॉपर्टी। It's a piece of property for them. हाँ, it's a piece of property for them. अमरीकी अमन फोर्स का गज़ा की पट्टी पर कंट्रोल करना और मिल्कियत हासिल करना अच्छी बात होगी, ये भी कहा गया इस मुलाकात में। अगरचे इसराइल के सिवा कोई एक भी मुल्क ट्रंप के इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ट्रंप इनके साथ बिल्कुल हम आवाज़ हैं, इनके साथ हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। यही सूरत हाल है। अमरीकी पुष्पनाही से इजराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली या खात्मा तय कर चुका है। मतलब अगर कोई रुकावट थी इससे पहली वाली एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसे कहते हैं ना कहने को कोई रुकावट, तो अब वो कहने को भी रुकावट ख़त्म हो गई है। अब मुरव्वतन भी कोई रुकावट नहीं है। अब ट्रंप के आशीर्वाद हैं कि अब आपने जो करना है आप कर दीजिए। मतलब आपने सफ़ा हस्ती से तो इन्हें पहले मिटा दिया है, आप इनकी हड्डियां इनको भी राख में तब्दील कर दीजिए, आपने जो करना है आप करें। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो इजरायली मुजालिम के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गज़ा में इजरायली जारियत के खिलाफ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन करने और 13 अप्रैल को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी किया है। सुन लें। आज फ़लस्तीन में गज़ा के मुसलमानों का खून पिया जा रहा है। ये सफ़ाकियत और दरिंदगी है और नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में तमाम मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन मुनक़द किया जा रहा है। कराची में एक अज़ीमुश्शान इसराइल मुर्दाबाद मुजाहरा होगा, बहुत बड़ा मुजाहरा होगा, पूरा सूबा सिंध उस पर शरीक होगा। अच्छा जी, ये सारा प्लान है और ये होना है। इसी पे हमने ज़रा बात भी करनी है कि मतलब इट्स सो एविडेंट कि इजराइल क्या कर रहा है, लेकिन लगता है कि दुनिया को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आगे क्या होगा? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, हम ये बात भी कर रहे थे कि फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है अब तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि इजराइल को ना फ़लस्तीन का वजूद बर्दाश्त है ना फ़लस्तीनियों का। तो उन्होंने तो ठान लिया कि बस हमें ख़त्म करने लगे। क्या आपको भी लग रहा है कि ये बाकायदा नस्ल कुशी जैसा कोई मिशन है? बिकॉज क्लियरली दैट इज़ हाउ इट सीम्स। इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि जो इस वक्त इजराइल की मौजूदा हुकूमत है वो एक नस्ल परस्त हुकूमत है और वो फ़लस्तीनियों की नस्ल ख़त्म करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। और इसका जो मुनासिब तरीन लफ्ज़ है जो इसराइल की पॉलिसी है वो जेनोसाइड है, यानी कि एक जेनोसाइड है जिसका कि कई महीनों से सिलसिला चल रहा है। और इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि अब जो इजराइल की जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, नस्ल कशी की पॉलिसी, उसको अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब ट्रंप साहब ने गज़ा को एक फ्री जोन करार देने की तजवीज़ पेश की थी और कहा था जी कि फ़लस्तीनियों को हम गज़ा से कहीं और भेज देंगे, तो उसको मिस्र ने और उर्दन ने रिजेक्ट कर दिया। अब कल परसों एक दफ़ा फिर ट्रंप साहब ने कहा जी कि हम गज़ा को एक फ्रीडम जोन बनाना चाहते हैं। अब ये फ्रीडम जोन तो नहीं है इस वक्त, तो ये किलिंग जोन है। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि अगर इस वक्त दुनिया में किसी ने देखना है कि दोज़ख कैसी होती है
तो उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो गज़ा है, जहाँ पे कि कोई भी सिक्योर जोन नहीं है, यानी कि महफूज कोई भी जगह नहीं है पूरे के पूरे गज़ा में। और कोई इतना बड़ा नहीं है गज़ा, छोटा सा इलाका है जिसको आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। तो जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि अभी चंद महीने पहले दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली है उसने मुतालबा किया था कि गज़ा में जो इजरायली जारियत है उसको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए और सीज़ फायर किया जाए। तो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अमेरिका की तरफ से 1970 के बाद से अब तक 50 दफ़ा फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और इजराइल के हक़ में अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की गई है। तो दूसरे अल्फाज में जो इस वक्त गज़ा है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का कब्रिस्तान है और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जो हैं एंटोनियो गुतेरेस वो इस कब्रिस्तान के गोरकन बन चुके हैं। तो जब अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का स्टाफ वही अगर गज़ा में महफूज नहीं है और सेक्रेटरी जनरल जो है वो सिर्फ अफसोस करते हैं और सिर्फ आंसू बहाते हैं और गोरकन का किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि जो महज़ब दुनिया है उससे आपको कोई उम्मीद रखनी चाहिए। जो कुछ भी करना है वो अब आपने खुद करना है। मीर साहब, दुनिया भर से मजम्मतें, जल्द से जुलूस, कॉन्फ्रेंसें, मुजाहिरों वगैरह की खबरें तो आपको पता है आती रहती हैं, अपनी सी कोशिश हम भी करते रहते हैं, लेकिन किसी ताकतवर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम नज़र से नहीं गुजरा जो अमली तौर पर एक्चुअली इजराइल का हाथ रोकने के बराबर समझा जाए या उसकी कोई कोशिश ही नज़र आए। तो क्या अब सब ने तस्लीम कर लिया है कि इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? देखें, अब जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उसने कोशिश की कि जनेवा में जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कौंसिल है वहाँ पर कोई करारदाद पेश करके और इजराइल का हाथ रोका जाए, उसमें भी नाकामी हुई। यूएन जनरल असम्बली, यूएन सिक्योरिटी कौंसिल, करारदादें उन्होंने मंजूर की हैं लेकिन इजराइल का हाथ कोई नहीं रोक सका। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की वाहिद एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान जो है उसका फ़लस्तीन के साथ जो एक रिश्ता है वो एक ऐसा मुनफरिद रिश्ता है जो किसी और मुस्लिम मुल्क का नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद है 23 मार्च 1940 की जो रेजोल्यूशन है उसको हम कहते हैं जी ये हमारे क़याम की बुनियाद है। तो उस रेजोल्यूशन में सिर्फ एक मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की बात नहीं की गई थी बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ भी इजहार यकजहती किया गया था। तो ये इस वक्त पाकिस्तान जो है बतौर एक बड़े इस्लामी मुल्क के उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और सिर्फ जुमे के इज्तिमाआत में मजम्मत करना इसराइल को बद्दुआएं देना, एक छोटा मोटा जुलूस निकाल देना, इससे काम नहीं बनेगा। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो इजराइल के बारे में जो उसकी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करे। मैं कहूँ कि अब वक्त आ गया है कि अब आप ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की गर्दान है इसको बंद करें। फ़लस्तीनी इसको तस्लीम नहीं करते, 2 स्टेट सोल्यूशन को फ़लस्तीनी इसको तस्लीम नहीं करते। तो अगर फ़लस्तीनी तस्लीम नहीं करते तो हम क्यों एक 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात है उसको बार बार दोहराते हैं। ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं करती है, इससे पहले जो निगरान हुकूमत थी अनवारुल्लाह काकड़ साहब जिन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान इज़ इजराइल ऑफ चाइना, उन्होंने पाकिस्तान को इजराइल से तशबीह दे दी थी। उससे पहले जो हुकूमत थी वो भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती थी। तो ये पिछली जो 3-4 हमारी हुकूमतें हैं इन्होंने बड़ी ओपनली मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन को करार देना शुरू कर दिया है, जिसको कि फ़लस्तीनी जो हैं वो मुस्तरद करते हैं, वो उसको नहीं मानते और इजराइल भी नहीं मानता 2 स्टेट सोल्यूशन को। वो कहता है जी कि नहीं, फ़लस्तीन को हम नहीं मानते, हम इस पूरे खित्ते को इजराइल बनाएंगे, ग्रेटर इजराइल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ इजराइल की मजम्मत कर देना और उसके खिलाफ तकरीर कर देना काफ़ी नहीं है, आप अपनी पॉलिसी को भी चेंज करें। इंटरेस्टिंग। मीर साहब फाइनली ये भी बता दें कि गज़ा में जो पहले जंग बंदी हुई थी, अभी जो रिसेंट ही हुआ था, उसमें अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप साहब का बड़ा किरदार था और उस वक्त बड़ा शुक्रिया भी किया जा रहा था ट्रंप साहब को कि आते ही उन्होंने जी ये करवा दिया। तो अब भी यही समझा जा रहा है कि अगर इजराइल को रोकना है
तो अमेरिका ही कुछ करेगा। मतलब ये वही वाली अब्दुल्ला बात हुई कि माँ ही बच्चे को थप्पड़ लगाए और फिर बच्चा रोते रोते माँ के ही पास जाए। ये वो वाली सिचुएशन लग रही है कि क्या अमेरिका का ऐसा इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा है कि खित्ते में इजराइल का किरदार जो है वो बढ़ने ना दे, हालांकि कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है? देखिए, असूली तौर पे तो अमेरिका जो है वो अगर एक सुपर पावर है तो उसको गज़ा में अमन कायम करने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमें नज़र आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क़याम अमन की बात तो करते हैं, लेकिन वो क़याम अमन की बात करते हैं इज़राइल की टर्म्स एंड कंडीशंस। जो इज़राइल की जो पॉलिसी है वो कहते हैं कि जो इज़राइल की पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह अमन कायम होगा हम उसके साथ हैं। अब ये वो जब कहते हैं जी कि हम गज़ा को एक फ्रीडम जोन बनाएंगे और फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल देंगे, तो इसमें फ़लस्तीनियों के साथ तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना, कि फ़लस्तीनियों को अगर आप उनकी सरजमीन से निकाल देंगे तो ये तो कोई सलूशन ना हुआ। ये तो आप फिर वही बात हुई ना कि फिर आप गज़ा को यूनाइटेड नेशंस का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गज़ा में अमन कायम करने के लिए सीरियस हैं। फ़िलहाल वो सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा पर जो इज़राइल का कब्ज़ा है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। और ये जो पॉलिसी है ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी न सिर्फ इज़राइल को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान पहुँचाएगी और अमेरिका जो है उसके लिए एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है वो पैदा हो सकती है। क्योंकि जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है उसने भी अमेरिका के लिए बड़े मसाइल पैदा किए हैं, और जो ट्रंप की इज़राइल पॉलिसी है ये मज़ीद सूरत हाल को ख़राब करेगी। और मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब जो हैं अभी तक उनकी जो पॉलिसी है उससे फ़लस्तीन में अमन का क़याम मुमकिन है। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी से इज़राइल जो है उसकी हौसला अफजाई हो रही है और वो खुल्लम खुला फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। बिल्कुल, जेनोसाइड तो भी चल रहा है। बात वैसे लग क्या रहा है और हम वैसे तो आपसे पूछ रहे थे कि अमेरिका का क्या रोल होना चाहिए। अमेरिका तो इस वक्त बिल्कुल एक रियल एस्टेट बना के बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब। और अमेरिका का जो रोल है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। मतलब ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद जो वहाँ हुआ है, मतलब खून की होली तो पहले ही खेली जा रही थी, मगर जो कसर यहाँ अब कहते हैं ना कोई कसर ना उठा रखना, वो वाली सूरत हाल है कि बस कोई जिंदा बच ना जाए और जो जिंदा हैं उनको भी इस कंडीशन में रख दें क्योंकि इमदाद तो कोई पहुंच रही नहीं है कि वो खुद ही मर जाएं। वैसे तो ये बात लगती भी किसी को किसी के घर से, मतलब उसको कहना कि तुम निकलो ना, तुम जाओ, कि तुम इस मुल्क चले जाओ, उस मुल्क चले जाओ, अपना घर छोड़ के कोई क्यों जाए? और ये किस तरह कह रहे हैं? साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुसूरी साहब शुक्रिया। कुसूरी साहब, फ़लस्तीन पर एक दफ़ा फिर आपको पता ही आग बरस रही है, एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। यही लगता है कि इजराइल को कोई रोकने वाला है नहीं। क्या कोई रोकना चाहता नहीं है, रोक सकता नहीं है, अहलियत ख़त्म हो गई है, क्या होगा? जी हाँ, सही कहते हैं, आग बरस रही है और वाकई बंदा हैरान होता है कि इस दौर में जब सोशल मीडिया भी और बैनुल-अक़वामी मीडिया खुद, उसके बड़े बड़े चैनल्स रोज़ाना दिखा रहे हैं कि जो जुल्म निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्शियंस या जो है वो किधर चला गया। ज़मीर, बैनुल-अक़वामी ज़मीर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो कहाँ है? वो तो बहुत गुम नज़र आ रहा है। नेशंस तो एक तरफ गया। पहली बात तो यह है कि इलाके के ममालिक, मुसलमान ममालिक और जो ऐसे यूरोपियन ममालिक, मैं ख़ास तौर अमेरिका में तो इसराइल की स्ट्रॉन्ग लॉबी इतनी ज़्यादा है कि दोनों पार्टीज़ को वो डोमिनेट करती है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी में नौजवानों ने और बहुत से लोगों ने बहुत मज़ाहरे भी किए हैं जो वहाँ जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस इलाके का, अब बाकियों की क्या बात कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन बहुत बात करती थी ह्यूमन राइट्स की, उसको छोड़ें। हम बात करते थे इस्लामी दुनिया में कि इस्लामी भाईचारा है, हमारे भाई हैं, दूसरों को ज़मीर का बात तो बाद में करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? गल्फ़ की रियासतें क्या कर रही हैं? OIC क्या कर रही है? मेरा अपने ज़ाती ख्याल यह है कि अगर OIC की रियासतें और OIC यानी गल्फ़ की रियासतें, जो खलीज की रियासतें हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, अगर ये
इकट्ठी होके एक बड़ा मजबूत स्टैंड लें। शुरू में उन्होंने इम्प्रेशन ये दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सजेशन दिया था कि जनाब उसको डेवलप करेंगे और पता नहीं रिवियारा बनाएंगे इलाके को, उसके ऊपर मिस्र ने मिल के दूसरे मालिक के साथ एक प्रपोज़ल दिया जिसमें बाकायदा कमिटमेंट्स ली गई बहुत से ममालिक से कि वो जो गाज़ा को रीबिल्ड करने के लिए, उसको दोबारा तामीर करने के लिए जो पैसा दरकार होगा वो किस किस तरह से मुहैया किया जाएगा, पूरा प्लान दिया गया है। अगर गल्फ एशियन काउंसिल की नुमाइंदा जो नुमाइंदे हैं वहाँ जाके न्यूयॉर्क में भी कॉन्फ्रेंस करें और यूएन बिल्डिंग में करें तो मैं समझता हूँ उसका असर होगा। कसूरी साहब, अब ज़रा आगे चलते हैं इस बात से, क्योंकि अब क्या एक्सपेक्टेशन रखना कि ओआईसी क्या करेगा। इतना अरसा, साल से ज़्यादा हो चुका है और वो आप सही कह रहे हैं कि शुरू में इंप्रेशन यही दिया था कि बहुत ही स्ट्रांगली यूनाइटेड हैं और बहुत कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। अब ये बताएं कि खित्ते की जिस तरह जंग में खित्ते को धकेला जा रहा है, ऐसी ही एग्जैक्ट सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का इदारा जो है वो बनाया गया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा की क्या मजबूरी आपको लग रहा है कि वो भी एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल स्पेक्टेटर्स ही लग रहे हैं? गैर फाल है वैसे बहुत अरसे से, मतलब क्या ही किया अब तक? जी हाँ, मैंने कुछ इशारा तो किया है पहले सवाल के जवाब में। मजबूरी कुछ भी नहीं, जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, देखिए जो इंटरनेशनल कॉन्शंस है, जो ज़मीर है, वो तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो तो जनरल असेंबली में होती है और जनरल असेंबली में फ़लस्तीन के लिए बहुत भारी सपोर्ट भी हासिल है और वोटिंग भी वहाँ हुई है। लेकिन किस्मती से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो उसमें अहमियत दी गई है यूएन चार्टर में, उसमें अगर एक मुल्क भी किसी चीज़ को वीटो कर दे तो मामला आगे नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि बड़े कम ऐसे मामलात होंगे जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स एक पेज पे हो। अब तो यह है कि अगर बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इकट्ठे भी हो जाएं तो तब भी नहीं पास हो सकती, क्योंकि 10-5 पे भी वो फेल हो जाएगी अगर एक मेंबर भी उसको वीटो कर देगा। तो इसलिए ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन पे प्रेशर डालने के लिए मैंने पहले से आपको यह तजवीज़ दी थी कि फ़लस्तीन का जो मामला है उसमें ज़रूरत यह है कि न्यूयॉर्क में इकट्ठे हों, वहाँ बात करें, लॉबीज़ भी क्रिएट करें और ये एक लॉन्ग टर्म मसला है, जल्दी नहीं जाएगा। फ़लस्तीन खुदा करे कि जल्दी हमारी ज़िंदगी में हासिल बने और इसकी वो रियासत जो हमें शुरू से ख्वाहिश है कि एक अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन जिसका जिक्र हो रहा है वो तो यही है कि 2 रियासतें होंगी और दोनों बाय साइड यानी एक दूसरे के साथ रह सकें और उसमें जो रियासत जो होगी फ़लस्तीन की उसका कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होगा, बैतुल मक़दस होगा। यही एक रास्ता है जिसको ओस्लो अकॉर्ड्स में भी सपोर्ट किया गया था और ओस्लो अकॉर्ड्स को अमेरिका की बहुत सी इंतज़ामिया है, बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशंस है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। एक वो हल ढूंढा गया था जिसमें फ़लस्तीनियों के और इजरायली के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि जो ओस्लो अकॉर्ड के लिए मगरबी दुनिया में सपोर्ट है उसको मज़ीद ताकत देने के लिए इस्लामी दुनिया को अपना रोल अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया वापस ओस्लो अकॉर्ड की तरफ आए, क्योंकि उसमें इजराइल ने भी कमिटमेंट की थी। एक तो कैंप डेविड में हुई थी, लेकिन ओस्लो अकॉर्ड में तो डिटेल्स में ढांचा जो था बनाया। इस्लामी दुनिया ओस्लो अकॉर्ड की तरफ अगर दुनिया की तवज्जो अब तक मबजूल कराने में कामयाब होती तो शायद कुछ हो चुका होता, लेकिन ज़ाहिर है उम्मीद कर सकते हैं कि शायद और कुछ कोशिश हो, कुछ सही हो, कुछ इस किस्म के मुआहदे तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका महमूद कसूरी साहब, आपसे जब भी बात होती है एक पर्सपेक्टिव के साथ आप सारी गुफ्तगू करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है आप जब वक्त देते हैं। जी, कुछ मुल्क की सियासत की अपडेट देंगे आपको। तहरीक इंसाफ आजकल अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से शदीद बहरान से गुजर रही है, बहरान कह लें या इम्तिहान कह लें। पार्टी में ग्रुपिंग का तासुर कम होने के बाद, एक्चुअली ग्रुपिंग तो थी, अब वाज़ेह हो गई है ये जो ग्रुपिंग है। पार्टी के सीनियर ओहदेदार एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, पार्टी लॉयल्टी पर भी सवालात उठ रहे हैं। बानी पीटीआई को कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इस बात पे भी झगड़े हो रहे हैं। और किसकी इजाज़त होगी, मतलब देयर आर ओनली लाइक
let's say not a few people but one person who decides कल कि कौन सलमान मिलेगा राजा ने भी बड़ी धुआंधार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर जो बहनें हैं बानी पीटीआई की, उनके साथ जो मामला रहा वो एक्चुअली बिल्कुल अटियाला जेल के बाहर तो पूरा एक हंगामा हुआ है और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर समेत 6 वकला रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी गई थी और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा मुलाकात करने वालों पर फट पड़े। सुने। किया ये गया कि ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौहर साहब बतौर चेयरमैन चले गए, आज इनका नाम लिस्ट में नहीं था लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात की। ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। मैंने बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट से अपने आप को दूर किया है, पार्टी को दूर किया है। अगर ये मेरे खिलाफ मुकदमा है, ये मेरे खिलाफ इल्जाम है तो मैं इसको कबूल करता हूँ। मैं खान साहब को वो बात बताना चाहता हूँ जो हकीकत पर मबनी है। मुझे हॉक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है जिनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। साथ ही आपको बताएं कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर ने आजम सबाती के उस बयान की तस्दीक कर दी कि बानी पीटीआई ने आजम सबाती को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की इजाज़त दी है और इससे शायद उन लोगों को भी धचका पहुंचेगा जो आजम सबाती के बयान पर यकीन करने को तैयार ना और कह रहे थे कि पार्टी इनसे इंक्वायरी करे, बास पुरस करे इस बयान की। कैसे उन्होंने ये कह दिया, ये सुने। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई और खलफशार का नतीजा ये है कि पार्टी का नज़्म ज़ब्त जो पहले भी कभी आइडियल नहीं रहा है अब और बिगड़ता जा रहा है। हालत यह है कि पार्टी अब इमरान खान की तीनों बहनों की मुलाकात करवाने में भी नाकाम है। अलबत्ता जेल ज़राए के मुताबिक बानी की बैरून मुल्क मकीम बेटों कासिम और सुलेमान से व्हाट्सएप पे कॉल कराई गई है, वीडियो कॉल थी गालिबन। अडियाला जेल के बाहर कल बेनज़मी का यह आलम था कि किसी को मालूम नहीं था कि आखिर करना क्या है क्या नहीं करना है। पीटीआई कारकुन पुलिस से उलझते रहे, यहाँ तक कि पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों और हामिद रजा समेत कुछ अफराद को हिरासत कहेंगे बस गाड़ी में बिठाया। वो ये कहते हैं कि सेफ गार्ड कर रहे थे एक्चुअली। हाँ, उनको वो ये कहेंगे और कुछ फासले पे कुछ देर बाद उतार दिया गया। इस वक्त हालात ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान नाराज रहनुमाओं के दरमियान सुलह कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आतिफ खान का कहना है कि अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरक़ई के साथ इख्तलाफात ख़त्म कराने पर राज़ी हो गए हैं, मगर मामला सिर्फ 2-4 लोगों तक महदूद नहीं है। मतलब ये क्या कहा जाए इसको, ये दरारें जो है ना ये वसी तर हो गई हैं। ये मामला सब आया है सबके सामने। अच्छा, वज़ीर आला कोई किसी के कंट्रोल में नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पॉलिसीज़ और बयानात को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में अभी काफ़ी खिचड़ी जो है वो पक रही है। सो मतलब वो जो मिनरल्स एक्ट है, क्योंकि हमारी जो सबमिट भी हो रही है उसको लेके जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वावेला किया, लेकिन वज़ीर आला ने वजाहत की कि आप मेरे बुग़्ज़ में इस पर वावेला कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे इसे कंट्रोवर्शियल बनाया जाए या कंट्रोवर्शियल कहा जाए। लेकिन उनकी वजाहत के बावजूद, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत के बावजूद पीटीआई के जो हामी सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर्स हैं वो इसे कंट्रोवर्शियल ही कह रहे हैं, क्योंकि अब इट डज़ नॉट मैटर। वो वाली प्रॉब्लम ये है, ये यूट्यूबर्स और जो इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं दे आर आउट ऑफ देयर कंट्रोल नाउ। तो मतलब आप उनको जितना भी बता देंगे, अब उनको इतना एम्पावर कर दिया गया है कि जो उनको अच्छा लग रहा है या फिर उनको लगता है कि ये स्टेटमेंट और ये दिस इज हाउ इट शुड गो तो हम वही करेंगे, विच इज मतलब पार्टी प्रॉपरली वैसे इन लोगों के हाथों यरगमाल हो चुकी है। दैट इज़ 100% ट्रू। मीना खान आफरीदी हमारे साथ हैं, वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा। मीना साहब, बहुत सी वैसे तो आपसे बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब कोई अंदर की खबर नहीं रहे, क्योंकि सबके सामने ही बातें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़े नहीं हो रहा कि ये जो 2 ग्रुप एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, ये ग्रुप सूबाई हुकूमत या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा मेंबरान असम्बली गंडापुर वगैरह और एमएनएस के ग्रुप में या कुछ शख्सियात के ज़ाती इशूज़ एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर दें कि ये कौन कौन लोग हैं और इश्यूज एग्जैक्टली क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नोक झोंक होती रहती है और ये जो है ये सिर्फ पीटीआई का नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है। लेकिन इस वक्त जो इससे ज्यादा जरूरी इश्यूज है वो आपको पता है कि इमरान खान जेल के अंदर है, बुशरा बीबी जेल के अंदर है। आप देख ले कल का
कि वो जेल के बाहर क्या हुआ, अडियाला जेल के बाहर अलीमा बीबी को गिरफ्तार किया गया, बाकी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। तो जब भी ऐसा मौका आता है तो अपना अंदरूनी सारा छोड़ के जो है पूरी पार्टी बिल्कुल यक जुबान होके उसके खिलाफ और मुतहद होती है ऐसे मौके पे। तो ये बुनियादी है। बाकी जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, इख्तिलाफ राय भी होता है, लोग जो भी होती है, ये तो मतलब वक्त के साथ साथ ये अल्लाह ताला इमरान खान निकल आएंगे, फिर सारी पार्टी एक पेज के ऊपर होगी। अच्छा मीरा खान साहब ये भी बताइएगा, आपने कहा नोक झोंक से तो वैसे ज़्यादा ही है, अब जो कुछ हो रहा है इससे पार्टी का नुकसान तो हो रहा है, मसाइल हल भी करने हैं, तो पार्टी को एक मुतफ़िका फोकस चाहिए आगे चलने के लिए। क्या इन मसाइल के हल के लिए कुछ किया जा रहा है? कोई फ़ोन कॉल्स, कोई जिरगा टाइप मीटिंग वगैरह, मतलब इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन? यार ये एक बात के बुनियादी चीज ये है कि नॉन इश्यूज को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर एक चीज है उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश करना, उसके ऊपर सारी सियासत को जो है ना, और तमाम जो है लोगों का एक ही उस चीज के ऊपर कि जी पीटीआई के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है। आप देखे ना, देखिए इसके अलावा बड़ी इश्यूज है, बहुत सी चीजें पाकिस्तान के अंदर चल रही है, बहुत से इकोनॉमिक इशू है, फॉरेन फ्रंट पे इश्यूज है, हुकूमत आपकी फेडरल हुकूमत नहीं चल रही, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब आपको पता है, मुझे ये बताएं कि कौन सी वो पार्टी है जो कि अपने लीडर के ऊपर पूरा इत्तेफाक रखती है सिवाय इमरान खान के। पीटीआई के अंदर जो भी हो रहा हो, एक चीज के ऊपर पूरी पीटीआई क़यादत हो, एमएनएज हो, एमपीएज हो, वज़ीर आला हो, तंजीम हो, वरकरान हो, तमाम के तमाम लोग एक बात के ऊपर मुत्तफिक है कि लीडर हमारा इमरान खान है, और इमरान खान की जो भी अहकामात हुक्म है सबको जो है मनोअन कबूल है। यही तो बात है मीना साहब कि मतलब पूरी पार्टी का सिंगल फोकस यही है कि खान साहब की रिहाई, मतलब पार्टी में और भी बड़ी चीज़ें होती हैं और इख्तलाफात की जो बात हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो द ओनली न्यूज़ दैट वी गेट फ्राम पीटीआई कि किसी की किसी से बन नहीं रही, बयानात जो हैं वो हर किसी दूसरे को नेगेट कर रहा है, एक की बात को जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई और स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट हो जाता है। ये कन्फ्यूजन है, आप माने या ना माने। तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा ऑब्वियसली यही है कि खान साहब की रिहाई। होना भी नहीं चाहिए, आई थिंक होना भी चाहिए। खैर मीना खान साहब हमारे क्या होना भी चाहिए? खान साहब की रिहाई मतलब एब्सोल्युटली, लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली द ओनली सिंगल फोकस। इट्स अ ह्यूज पार्टी, मतलब आप देखें कि बहुत कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन खैर वो हमारे साथ हैं तो पूरा सवाल तो पूछ लें और जवाब भी इनका ले लें। जी इस बताइएगा, आपका एक एजेंडा हुमा कह रही हैं जी, एक फोकस है आपका, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए भी कोशिशें आपको पता है जा रही हैं। अब तो बैरिस्टर अली जफर ने भी एतराफ़ कर लिया है कि आज़म सवाती जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। बैरून मुल्क या मफरूर रहनुमाओं की जानिब से भी एहतजाज की कॉल्स आती हैं, उनका बिल्कुल ही अलग बयानियाँ हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं सर? देखिए, इमरान खान पहले दिन से उनका पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि हमने कभी बातचीत के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन वो बातचीत जो है वो ऐसे माहौल में हो कि वो फिजिबल माहौल हो, वो मतलब जो हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर बात हो। और आपने देखा होगा कि उसके लिए पार्टी की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन हुकूमत की जो तरजीहात है या उनकी दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी उसके अंदर आपने देखा कि कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो सिर्फ तोल देना चाहते थे उस चीज को। आज भी अगर इंटरेस्टेड है कोई तो मुज़ाकरात के दरवाजे तो हमारे बंद नहीं है। हाँ, जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इमरान खान, बुशरा बीवी, बाकी असीरान की रिहाई की तहरीक है, वो इंशाअल्लाह ताला चलेगी। और आपको पता है कि इमरान खान ने कहा कि ईद के बाद जो है हम एहतजाजी तहरीक के लिए एक मोमेंटम बनाएंगे और फिर किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है। और आपने देखा पेशावर में जो है निश्तरहाल के मकाम पर इब्तिदाई प्रोग्राम हुआ। अब इसके बाद आप देखेंगे कराची में, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरे एक मोमेंटम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद क़यादत की तरफ से जो भी फैसला होता है, एहतजाज का, मार्च का, धरने का, जो भी होता है, तो वो जो एहतजाजी तहरीक है वो तो हम चलाएंगे और वो हमारा आईनी कानूनी है कि वो हक हमसे कोई नहीं छीन सकता।
ऑलराइट, आपका पर्सपेक्टिव हमारे सामने आ गया। मीनान आफरीदी वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ थे। अच्छा, आइए ज़रा बात करते हैं हम इंटरनेट की। अरसा दराज से IT का कारोबार जो है उससे वाबस्ता इदारों समेत हर कोई इंटरनेट स्लो डाउन की शिकायत कर रहा है और हुकूमत हर बार कोई ना कोई नई मंतक लेकर सामने आ जाती है। कभी केबल फॉल्ट, याद ही होगा आपको कि पता नहीं फॉल्ट थी कि नहीं थी, बट एनीवे उसकी बातें हुई। फिर कभी इंटरनेट स्पीड को कौमी सलामती से जोड़ दिया गया और कभी फायर वॉल की तनसीब को भी वजह बताया गया, आपको याद ही होगा। तो अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अरकान असम्बली भी इंटरनेट की सुस्त-रवी की दुहाइयाँ दे रहे हैं और कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह इंटरनेट की सुस्त-रवी पर फट पड़े, कहने लगे कि तालिब इल्म और ऑनलाइन काम करने वाले बर्बाद हो चुके हैं। कराची शहर में मैं बहुत से इलाके ऐसे बताऊँ जहाँ पर ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं इस नेट को इस्तेमाल करने के चक्कर में। ना कोई चीज़ डाउनलोड हो सकती है, जो बिज़नेस आए इसके ऊपर वो मुतासिर हो रहे हैं, एजुकेशन मुतासिर हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमें पढ़ा लिखा या कानूनी या जो ब्यूरोक्रेसी का जवाब है वो ना दें। मेरी कुलीग ऐसा आंसर देगी क्योंकि अवाम की नफ्स पे इनका हाथ है, ताकि अवाम खुश हो, ना कि ये पढ़ी लिखी इन किताबों वाली जवाब से बेहतर आंसर आ जाए। तो वज़ीर IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा साहिबा का कमाल ये है कि उनके पास हर बार एक नया जवाब होता है और इस बार उन्होंने इंटरनेट की सुस्त रवी को सारिफीन के ज़्यादा इस्तेमाल से जोड़ा। बीच में आप शार्क भूल गई जो हमारे तार काट दिया करती थी। वो ना मेरा वो केबल फॉल्ट, वो शार्क की तो आई थी। हाँ, मगर साथ ही उन्होंने कुछ नई उम्मीदें भी दिलाई हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। सर, मैंने पिछले सेशन में भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में 25% इंटरनेट यूजेज बढ़ी है और अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो उस तरह से नहीं हुई। तो हमें उम्मीद है कि इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन से और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के में इन्वेस्टमेंट से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, अब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी कुछ मुतमईन नहीं हुए बाय द वे इस जवाब से। अब उनका क्या कहना था ये भी देख लें। वैसे शज़ा साहिबा, टेलीकॉम का हाल बहुत बुरा है, नेट का हाल बहुत बुरा है, थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। इसको प्लीज़ लुक इनटू इट, बिकॉज ये कांस्टेंट सवाल आपको हॉन्ट करता रहेगा अगर आप इन लोगों को पुल अप नहीं करेंगे, इनको ठीक नहीं करेंगे। आई एम जस्ट ग्लैड दैट ही आल्सो एक्नॉलेज्ड कि बाकी दुनिया में मतलब पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी आबादी वाले ममालिक मौजूद हैं। मतलब एक एक शहर भी ऐसे मौजूद हैं जिसमें 3-3, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो डाउन का मसला वहाँ नहीं पेश आता। और कराची की बिल्कुल सही बात की कि कराची के मुताद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई सीन ही नहीं है इंटरनेट का। सो अभी हम इसी पे बात करते हैं। फ़खर दुरानी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, ज़ाहिर है इससे हम सब भुगत रहे हैं, काफ़ी अरसे से भुगत रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड पर 1-1.5 साल से बात भी कर रहे हैं, मगर यूं कह लीजिए कि रोना धोना ही कर रहे हैं, कोई फ़र्क किसी को पड़ता नहीं है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्कुल ही फारिग हो चुका है तो ये कैसे फारिग हो गया? मतलब ये यहाँ पहुँचा और उसके बाद इदराक हुआ कि हमारे तो हाथ पैर कट गए हैं। क्या वजह सामने आ सकी है अब तक इसकी? देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो हुकूमत की तरफ से ये एक महज जस्टिफिकेशन देने के लिए एक वो बहाना तराशा गया है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोई इतना गया गुजरा नहीं है कि आपकी जो ये इंटरनेट की जिस तरह से स्पीड हम आम सार्फिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसी तरह हो। और फिर दूसरा, इंटरनेशनल भी जो ट्रैफिक के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया, जो पीस केबल के हवाले से या दीगर जो आपकी जितनी भी ये इंटरनेट की ट्रैफिक के लिए केबल्स वगैरह सब जो हैं वो की जाए। तो ये एक हुकूमत की तरफ से जो जस्टिफिकेशन बारहा दी जाती है, ये इसमें कोई सदाकत और हकीकत नहीं है। यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे लेटेस्ट जो है अब फाइबर ऑप्टिक्स बिछा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंटरनेट की स्पीड को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि आप किसी दूर दराज गाँव में बैठे हैं। तो ये हुकूमत की जो जस्टिफिकेशन है, असल मामला वही है जो पहले बता चुका हूँ, वेब मैनेजमेंट सिस्टम वाला ही है कि जब ये चाहते हैं ये स्विच ऑन कर देते हैं और जब ये चाहते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं। वो अनडिज़ायर्ड सोशल मीडिया वेबसाइट्स हों वो उसको भी कंट्रोल कर सकती है हुकूमत, और उसके साथ साथ जो बाकी जो कंटेंट है इंटरनेट का उसको भी कंट्रोल कर सकती है।
असल मामला वही है, ये जो ट्रैफिक है या जो एक बोझ वाली बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। फिर मैनेजमेंट सिस्टम वाला अगर मसला है तो वो ही बता दें, मतलब क्या आवाम ने कर लेना है, एटलीस्ट बी ऑनेस्ट, दैट इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब ये भी बता दें फ़खर के एक तरफ इंटरनेट की स्पीड का ये मसला है जिसमें हम बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब ट्विटर यानी एक्स की बंदिश वाला मसला भी है। तो इस मामले पर और कोई ना सही, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुसलसल दिलचस्पी ले रही है, वफाकी हुकूमत को जवाबदेह भी बना रही है। क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि कम से कम ये ट्विटर वाला मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा, या फिर अब हम भूल जाएं इस बात को? देखें, हम पिछले 1-1.5 साल से जब से ये मामला शुरू हुआ था, ट्विटर को बंद करना और बगैर VPN के यहाँ पे नहीं चला सकता। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर्स हों, बाकी जितनी भी काबीना के लोग हैं वो ख़ुद VPN इस्तेमाल करके ये ट्विटर हो ये इस्तेमाल करते हैं और ट्वीट करते हैं। अगर तो ये इन्होंने ट्विटर को बहाल करना होता तो ये इतना अरसा लगाते ही ना, मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से फ़ैसले आए हैं तो ये फिलफोर उसको बहाल कर सकते। तो बतौर एक साफ़ी के मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ट्विटर को कोई बहाल किया जाएगा या बहुत जल्दी बहाल किया जाएगा, क्योंकि अदालतों के फ़ैसले के बावजूद भी हुकूमत अगर टाल मटोल से काम ले रही है तो इसका मतलब है कि हुकूमत इसको बहाल करना ही नहीं चाहती। बात को हमने भी बहुत बार पॉइंट आउट किया है कि अगर सारों के लिए बंद है तो आपके लिए भी बंद होना चाहिए ना, लेकिन वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स वहीं दे रहे हैं। इन एनी केस बहुत अच्छा जी, आपको बताइए है दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में क्या सूरत हाल है। गुज़श्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान में भी कारोबार का आगाज़ मंदी से ही हुआ है। 100 इंडेक्स जो है वो 1000 पॉइंट्स कम हो गई है। आलमी स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर लें, जापान का निकाई इंडेक्स 5% गिर गया है। टोक्यो से खबर यह है कि 1602 पॉइंट्स की कमी के साथ 41,410 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स जो है 413 पॉइंट्स कम होकर 19,714 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। वैसे भी वो जो टैरिफ का जो था और हमारा भी 1000 पॉइंट्स की कमी के बाद, अच्छा वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैरिफ भी आज से ही होनी, आज से शुरू होनी है। सो इट इज टुडे। अच्छा जी, मोबाइल चोरी का नेटवर्क तोड़ेंगे, सब फ़ोन रजिस्टर्ड करेंगे, ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी जो है बर्दाश्त नहीं होगी, असला की नुमाइश भी नहीं चलने देंगे। ये क्या लग रहा है आपको, किसके स्टेटमेंट्स होंगे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कराची में होने वाले इजलास में इरादे बड़े अच्छे जाहिर किए गए, मगर इन फैसलों पर अमल कौन करेगा और कौन कराएगा, वाकई ये देखने वाली बात होगी। दैट इज़ एक्चुअली द रियल टेस्ट। देखिए, प्लान तो अच्छा बनाया है। ज़ाहिर है हमारी जब अभी मुलाकात हुई थी रिसेंटली तो उसमें भी उन्हें इदराक था कि किस तरह से हैवी ट्रैफिक की जद में आके लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और मुतअद्दिद हादसात हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमने बहुत सी कोशिशें की हैं, नथिंग हैज़ वर्कड आउट, और इस सिलसिले में प्लान मुरतब दे रहे हैं। वो मजबूत प्लान मुरतब देकर कल उसकी अनाउंसमेंट भी हुई। तो कल बेसिकली इजलास में मुराद अली शाह साहब ने शहर में बढ़ते हादसात और इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस हुकाम को हिदायत दी कि शहर में हादसात की रोकथाम के लिए अमल जो है वो अमली इक़दाम नज़र आने चाहिए। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद जो है वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट जो हैं वो लाजमी हो। ये सारी बातें वैसे हम सुन चुके हैं, लेकिन दोबारा से इनकी बात हुई और मौके पर होने चाहिए। ड्रग टेस्ट की बात हो रही है। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन का अमल जो हो वो भी बेहतर हो। हेलमेट इस्तेमाल ना करने वालों पर, ट्रिपल सवारी करने वालों पर, मोटरसाइकिल सवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो सारे ये जो लॉज हैं, रूल्स हैं, इनको फॉलो नहीं कर रहे। फिर वो एक डैशबोर्ड पे जो कैमरा लगता है उसकी भी बात हो। देखिए, ये बहुत सारे, हाँ डैश कैम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ये बातें बहुत अच्छी हैं अगर अमल दरामद हो जाए। अमल दरामद कौन कराएगा? इतने बड़े शहर में आपको पता ही है ट्रैफिक की रवानी के इतने मसाइल हैं। अब तो रफ्तार 30 तक रखना, कैन यू इवन इमेजिन? कभी कभार तो ऐसे वो धड़ करते हुए आ रहे होते हैं ये डंपर्स और बड़ी हैवी ट्रैफिक कि आप ही हट जाएं सामने से, वो नहीं हिलने वाले। अच्छा, एक स्टैंड ऑफ कराची में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी चल रहा है। MQM रहनुमाओं ने सड़कों पर आने की धमकी दी है, सो वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। हम मजबूर अपने एक आईनी और कानूनी रास्ते को और हक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। सड़कें आखिरी ऑप्शन है हमारे लिए, आप हमें अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ धकेल रहे हैं। इस तरह जनाब आली सिंध के शहरी इलाकों को ना हम तना छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन है, ना ही पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। हम आपकी मदद कर रहे हैं सियासी तौर पे भी, इक़्तिसादी तौर पे भी,
माशरती तौर पर भी आप इस तरह इग्नोर नहीं कीजिए इन शहरों को। वफाक से बात कर रहे हैं, सूबों से बात करना दीवार से सर फोड़ना। अच्छा जी, और क्या क्या हुआ? कल डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया कि नशे के आदी ड्राइवर्स के डोप टेस्ट जो हैं वो होंगे और फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, नीली लाइट्स, हूटर्स जो सायरन्स होते हैं वो इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी इन सारी चीज़ों पे। बाज़ रूट्स पर 9 सीटर रक्शे जो होते हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। वैसे मैंने इतने देखे नहीं है कॉमन चिंची क्या होने लगा जा रही है और इस पे अमल दरामद कैसे होगा। तर्जुमान है सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सादिया साहिबा ज़ाहिर है एक प्लान बनाया गया है, बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्लान बनाया गया है, बड़े अरसे से कोशिशें हो रही थी, लेकिन हर दफ़ा जब भी कोई इरादा बनता है उस पर सवाल ये होता है कि इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और उन पे सख्ती नहीं कर सके। यहाँ पे लोग दंदनाते हुए सिग्नल भी तोड़ते हैं, बगैर हेलमेट के बाइक भी चलाते हैं, सारी वो चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बड़ी आगे की चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला और हुमा, आपको वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोग भी ईद पे सीएम साहब के साथ थे और उनको ये जो शहर में ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक के दूसरे मसाइल हैं उनको इस चीज़ का इदराक है। उनको पता है कि शहरी किस तकलीफ से, किस मुश्किल से इस शहर में ट्रैफिक के मामलात को देख रहे हैं। उन्होंने ये मुसलसल इजलास जब से ट्रैफिक हादसात का सिलसिला शुरू हुआ मुसलसल वो इजलास कर रहे थे और वो जामे प्लान की तरफ, जो कि कल सिंध गवर्नमेंट ने रिवील भी कर दिया कि जी इस बात पे देखें इम्प्लीमेंट के लिए जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट इदारों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या पुलिस ये जो है पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। जहां देखें जैसे डोप टेस्ट की बात आई है तो डेफिनेटली एक्साइज की पुलिस को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि वो जो है रोक कर उनके पास वो मैकेनिज्म है कि वो टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उनको जो है एक्टिव किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन से कह रही थी। ये दोबारा सादिया साहिबा ये दोबारा बता दें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन द स्पॉट डोप टेस्टिंग अगर हो रही है ड्राइवर्स की, बड़ी गाड़ियों की, ये जो 18 व्हीलर्स इस टाइप के हैं, ये किस तरह होगा? कौन कौन वहाँ होगा? एक पुलिस हम एक सिनारियो देख रहे हैं कि पुलिस ने उनको रोका और साथ ही फोरेंसिक्स आगे उनके डोप टेस्ट करने के लिए, मतलब हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क आउट? देखिए ट्रैफिक पुलिस तो डेफिनेटली मौजूद ऑन ग्राउंड होगी। शाहीन फोर्स है जिसको रिएक्टिव किया जा रहा है, वो भी वहां मौजूद होगी और एक्साइज डिपार्टमेंट को अपना फाल किरदार अदा करना होगा क्योंकि उनके पास ये मैकेनिज्म मौजूद है। तो को भी शहर में एक्टिव किया जाएगा ये जो डोप टेस्टिंग वाला मामला है, और डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा जब क्योंकि वो टेस्ट होने के लिए जिस भी लेबोरेटरी में जाएंगे। तो ये अशद ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जी ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी हमारे कंट्रोल से निकल गई और इस बुनियाद पे ज़मानत भी हो जाती है। हम लॉ मेकिंग भी इस पे जो है वो होम डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है कि आपने किसी की जान ले ली और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, दूसरे दिन आप कोर्ट गए और आपकी जमानत हो गई। इस पर भी काम हो रहा है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि किसी की जान लेना इतना जो है आसान नहीं है कि आप किसी की जान लेंगे और जमानत कराएंगे और घर चले जाएंगे। सादिया साहिबा, जो मौजूदा हालात हैं ना ट्रैफिक पुलिस के, उसमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो पाना। और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का हम बड़ा एहतराम करते हैं क्योंकि जिस मौसम की सख्ती में और जिस ट्रैफिक में और जिस धुएं में वो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एट द सेम टाइम शायद उनकी कैपेसिटी का भी मसला है।
मतलब जो इतने रश में खड़े होते हैं, एट टाइम्स वो इतने बेबस होते हैं कि वो साइड पे ही खड़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते। ये सब हमारे रोज के मनाजिर हैं। कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि यही फोर्स होगी, यही नफरी होगी, यही अफसरान होंगे और इन्हीं कवानीन पे अमल दरामद भी हो रहा होगा? देखें, एक तो पहली बात ये कि कराची में नंबर बहुत कम था ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का, इसीलिए नए सीएम साहब ने ऑर्डर दिया था आईजीपी को और डीआईजी ट्रैफिक को कि नए लोग भर्ती किए जाएं और आज के जदीद तकाज़ों के हिसाब से पुराने और नए की ट्रेनिंग कराई जाए कि रोड में ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करनी है। और आप बहुत जल्द बेहतरी देखेंगे। देखिए, रफ्तार में कमी की बात की गई है, उसको इंश्योर किया जाएगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने भी बात की है। मैं आपके पहले भी शोज में अब्दुल्ला ये बात कर चुकी हूँ कि मोटरसाइकिल वालों को भी अपनी जान की हिफाजत के लिए उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको हेलमेट का और साइड मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। सादिया साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि हम हर मौके पे यही कहते हैं कि एटलीस्ट अपनी कंट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए ना राइडर्स वगैरह की। हुआ राइडर पैसेंजर को भी अब हेलमेट लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रही थी कि ट्रैफिक पुलिस पर्सनल जो है वो शहर की ऑब्वियसली आबादी के हिसाब से और जितना रश है या उसके हिसाब से कम है, उसको कैसे फिर ठीक किया गया? और ये शाहीन फोर्स जो आपने इसका जिक्र किया है, ये क्या है, ये बताएं सर। ये शाहीन फोर्स ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिंग फोर्स है जिसको ट्रैफिक के मामलात के लिए एक्टिव किया जा रहा है। वैसे वो जो थे पेट्रोलिंग और बाकी चीजों के लिए थे, स्ट्रीट क्राइम के लिए थे, लेकिन अब उनको ट्रैफिक के मामलात के लिए भी एक्टिव किया जा रहा है, क्योंकि शहर में ट्रैफिक के इश्यूज हैं जिसका सिंध गवर्नमेंट को इदराक है और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये ट्रैफिक हादसात जो है वो कम से कम, जाहिर सी बात है बड़ा शहर है, एक आध रिपोर्टिंग हफ्ते 10 दिन में हो वो तो चले फिर भी बेयरेबल है, लेकिन ये तो रोजाना का वो बन गया है। आप और मैं पिछले कोई 2 महीने 2.5 महीने से हर रोज हर दूसरे दिन इस पे बात कर रहे हो। बिल्कुल, चूंकि हम हर रोज ही बात कर रहे होते हैं और आइंदा भी बात, आप लोग कोई डेटाबेस भी बना रहे हैं इसका कि कितने फाइन्स हो गए, कितने फोरेंसिक ये जो डोप टेस्ट हैं ये हो गए? बिकॉज अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे वी वुड अप्रिशिएट कि कोई फर्क पड़ा हो, कुछ फिगर्स हो आपके पास कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। डीआईजी ट्रैफिक को ये कहा गया है कि रोज के रोज अपडेट करे। सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सिस्टम मौजूद है, वहाँ रोज के रोज अपडेट करें कराची में कितने हादसात हुए, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, और जो डोप टेस्टिंग है वो अगर किया गया है जिसको करना है, अब इंश्योर करना है, सिंध गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में कहा है, तो वो कितने हो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगली बार जो भी कोई सिंध गवर्नमेंट को इस टॉपिक पे रिप्रेजेंट करने आए उसके पास नंबर होना चाहिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान हुकूमत सिंध। बिकॉज हमारा क्या काम है, वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट, वरना आपको पता ही है कि क्या शहर के हालात हैं विज़-अ-वी ट्रैफिक। अच्छा, मूविंग ऑन, आपके पास बड़ी कोई इंटरेस्टिंग खबर है? भाई, कहा जाता आपको पता है कि कहा जाता है कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन क्या कीजिए कि जब से भारत में मोदी सरकार का गलबा हुआ है, फ़न की सरहदें ऐसी इसका तयन हुआ है कि अब वो लाल लकीरें बन गई हैं, वो रेड लाइन्स हैं। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं। अब पहले तो देखें हमारे एक्टर्स वगैरह और वो सब कुछ काम हो जाता था, फिर वो बंद हो गया, सिंगर्स फिर भी गाते थे, अब तो सिंगर्स के लिए भी क्या काम हुआ है आप ये भी देखिए, मतलब क्या म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ है, क्या कोलैबोरेशंस हुई हैं, क्या फिल्में भी आई हैं हमारे अदाकारों के साथ। तो हमें ऐसा लगा कि दैट टाइम इज गोइंग टू कम बैक, क्योंकि फवाद खान हमारे अपने सुपरस्टार जो हैं वो दोबारा से री एंट्री क्योंकि वो पहले काफ़ी इस्टेब्लिश और अब वो री एंटर कर रहे हैं। उनकी एक मूवी जो है वो आने वाली है, अबीर गुलाल उसका नाम है, फवाद खान, लेकिन अब वो पता नहीं आएगी ऑन द बिग स्क्रीन और नॉट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में तो क्या हो जाता है, शिवसेना खास तौर पे और रिलेटेड पार्टीज जो हैं वो कहती हैं कि नथिंग डूइंग,
मरने मारने पे उतर आएंगे लेकिन इनकी मूवी नहीं लगने देंगे। Doesn't it call itself liberal anymore? और मतलब उनका है मतलब ऐसी बातों के बाद तो they shouldn't, और अगर ऐसा ही था तो ये मूवी फिर बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिलहाल यही हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं 9 मई को ये रिलीज होने वाली थी, पता नहीं क्या होगा। मतलब इसका टीजर आया, सब एक दफ़ा फिर फवाद खान के दीवाने हो गए। और वानी कपूर जो हैं उनका इंटरव्यू भी था एक, उन्होंने कहा था कि जब ये मूवी ऑफर हुई थी मुझे तो मैंने अथॉरिटीज से पूछा था कि एम आई लीगली अलाउड टू वर्क विद फवाद खान, एंड शी गॉट अ ग्रीन सिग्नल। मूवी पूरी बनने की ग्रीन सिग्नल होगी, पूरी मूवी बन गई, लेकिन अब वो बिग स्क्रीन पे आएगी कि नहीं, क्योंकि शिवसेना समेत दीगर इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो फिल्म की रिलीज़ रोकने का मुतालबा कर रही हैं। 2016 में आपको याद दिला दें, फवाद खान की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज़ से पहले भी बड़ा इशू उठा था। शिवसेना और दीगर इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी अदाकार के खिलाफ धमकी आमेज बयानात भी दिए थे, बड़ा कुछ हुआ था। फिर बहुत से सीन्स कट करने पर लाहौर का पूरा जिक्र खत्म हो गया। आपको याद है कि लाहौर शहर से उस स्टोरी में कुछ ऐसा था कि वन ऑफ द हीरोज इज फ्रॉम लाहौर, दे हैड टू चेंज द नेम, दे हैड टू चेंज द एंटायर पाकिस्तानी एलिमेंट फ्रॉम द मूवी, उन्होंने हटा दिया था वो सब कुछ। ये सब कुछ हो चुका है। हाल फवाद खान इससे पहले 3 इंडियन फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें कपूर एंड सन्स है, खूबसूरत है और ए दिल है मुश्किल है, जिसका आपने अभी जिक्र किया। सो लेट्स होप कि ये फिल्म रिलीज हो जाए और हम भी देखें फवाद खान को बैक इन एक्शन इन बॉलीवुड। और जाहिर है उनकी अब मौला जटी आई थी, लेकिन उसमें ज़रा मुख्तलिफ किरदार था, उस फिल्म में भी क्या झंडे गाड़े, और उनका जो वो टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक हीरो वाला अवतार है वो हमने नहीं देखा बहुत। वो लिटरली आप मतलब इंडिया के बॉलीवुड के बड़े एस्टैब्लिश्ड हीरोज हैं, वो बिल्कुल अलग थे, एंड ही रियली मेड अ मार्क फॉर हिमसेल्फ। मुझे समझ नहीं आता कि तो नहीं आए थे बीच में और मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो हमारे लिए थ्रेट है, और थे उस वक्त ये थ्रेट। देखिए जब अब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो हम वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में चले जाते हैं, हालांकि डेफिनेटली उनका शिवसेना और ये वाला एलिमेंट ही था कि उन्होंने भाई नॉट इवन सिंगर्स एंड ऑल, बाकियों को कॉमेडियंस हर किसी को ही उन्होंने मतलब बैन कर दिया था। नसीम विक्की और ये सब लोग परफॉर्म करते थे इंडिया में विद कपिल शर्मा एंड एवरीबॉडी। सो या ओके जी, और भी बड़े मसले हैं, आगे चलें। भाई पाकिस्तानी बच्चों के वीज़े कैंसिल हो रहे हैं, पाकिस्तानी भी हो रहे हैं बच्चों के और बाकी दुनिया के भी हो रहे हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में बाकायदा वीज़े पर गए लोगों को अब बेदखल किया जा रहा है। तलब व तालिबात ने बड़ी परेशानी का इजहार किया है, क्योंकि वो निशाने पर हैं। इस वक्त मुल्क की कई बड़ी नुमाया यूनिवर्सिटीज़ में 450 गैर मुल्की तलबा व तालिबात के वीज़े मनसूख हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तलबा का नहीं बताया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे तलबा और तालिबात के वीज़े खास तौर पर मनसूख किए गए हैं जिन्होंने इजरायली मजालिम के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ सोशल मीडिया अंदाजा करें। सो एडमिशंस को मनसूख किया गया है। ये सब कुछ अपनी जगह में करते मतलब अभी सॉरी इससे पहले जब हम ये सारे शिवसेना की जो बात कर रहे थे वही इधर आप अमेरिका में भी आप ले जाए, और उससे पहले कसूरी साहब हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन और ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट की सारी, और हमारा एक सवाल ये भी था कि अमेरिका किस तरह मदद कर सकता है और अमेरिका को अपना ये रोल अदा करना चाहिए परहैप्स। यहाँ देखें मतलब आप आवाज़ उठाएं तो वो तो वीज़े ख़त्म कर रहे हैं। पीपल जो कि अमेरिका जाते हैं, ये यंगस्टर्स, उनको अपनी आवाज़ एक्चुअली और वो आज़ादी मिलती है कि ये वो मुल्क है जहाँ हम वो कह सकते हैं जो कहना चाहिए, नो मोर। क्योंकि जिन्होंने कुछ कहा होगा पिछले 1-2 सालों में जब से ये तनाज़ा उठा है, तो उनके तो वीज़े लगे हुए वीज़े वहाँ पढ़ रहे हैं, वो कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ पे जो लोग बहुत वोकल हैं फ़लस्तीन के लिए और गज़ा में जो मज़ालिम ढाए गए हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहे हैं सोशल मीडिया, उनको या तो वीज़ा नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो वो डर रहे हैं कि उन्हें वापस एयरपोर्ट से ही ना भेज दिया जाए, और ज़ाहिर है उनका टिकट सारा एक्सपेंस जो होगा वो सब होगा और सब ज़ाया हो जाएगा। कि अब्दुल्ला हमें भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ट्रैवलिंग टू स्टेट्स एंड सी वेदर वी मेक इट थ्रू, बिकॉज ऑब्वियसली ये खबर तो हम भी बहुत उठाते हैं और हम भी बात करते हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि वीज़े जो हैं स्टूडेंट्स के पाकिस्तानी एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट नामी अहम तबादला प्रोग्राम जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें भी इसका असर देखा गया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी तलबा के लिए लेट्स सी कि अब
कौन से प्रोग्राम पे बात आती है? इसी पर हमने बात की थी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अजीम अहमिया, नुमाइंदा जियो न्यूज़ न्यूयॉर्क में हैं, और पहले हमने ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस है तो उनसे बातें की थी और क्या सवाल उनसे किए थे और क्या जवाब दिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहला सवाल जो हमने उनसे किया था वो अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, यही वाला इशू जो है वो सैकड़ों स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख होने की इतलात जो आ रही हैं, तो हुकाम ये बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ और क्यों किया जा रहा है। तो अजीम अहमिया ने ये जवाब दिया। इस सिलसिले में ये है कि उन्होंने अब ये आड़ ले ली है कि नेशनल पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, ये दो वजूहात भी हैं बहुत से लोगों का वीज़ा कैंसिल करने की, जबकि मेन वजह जो है वो यही कही गई है कि जिन लोगों ने प्रो फलस्तीनियन और इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए हैं तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ से तवज्जो हटाकर सियासत में हिस्सा लिया है, लिहाजा वो उन फॉरेन स्टूडेंट्स के जो है उन्होंने वीज़े कैंसिल किए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने ना सिर्फ वीज़े कैंसिल किए हैं बल्कि अब तो उन्होंने प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप दिए जाते थे, आज जो है आज की इत्तला ये है कि वो भी उन्होंने कैंसिल किया है। सो अजीम अहमिया साहब ने अभी पूछा कि पाकिस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ऑलरेडी पढ़ रही है और ये जो कुछ हो रहा है इससे बहुत मुतासर तो हुए होंगे। कितना खर्चा है उनको भी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जिनके अभी कैंसिल नहीं हुए वीज़ा? तो अजीम ने हमें ये जवाब दिया है। जी, बड़ी तादाद में इसलिए मुतासर हो रहे हैं कि मोस्टली अभी तक जो रिकॉर्ड पर आए हैं जिनके वीज़े कैंसिल किए गए हैं वो ज़्यादातर अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के तलबा जो हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है और उनके वीज़े कैंसिल हुए हैं। और उसमें ना सिर्फ ये कि पहले तो एक जवाब था कि इन लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में बाकायदा एहतजाज किया है, यूनिवर्सिटी का अमन व अमान जो है उसमें मुखिल हुए हैं, और लेकिन जो मुजाहरे करने वाले हैं उनका कहना यह है कि अमेरिका में जो है आज़ादी इजहार जो है हमने तो उसको इस्तेमाल किया है, जो हुकूक यहाँ पर हासिल हैं उनके लिए किया है, लेकिन हुकाम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में किए हैं ये एंटी सेमेटिक एक्ट है, लिहाजा हम उनके जो है वीज़े कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद जो है उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने इन जुलूसों में और इन मुजाहरों में हिस्सा नहीं लिया, तो उसके लिए अब ये बताया गया है कि ये फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के तकाज़ों के तहत कैंसिल किए जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। हालांकि यूनिवर्सिटियां जो हैं कोविड के ज़माने के जो तजर्बात हैं उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंची हैं कि अगर फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाला गया तो ये यूनिवर्सिटियां जिनकी ग्रांटें भी बंद हो चुकी हैं ये आखिर अपने आप को मुआशी तौर से और माली तौर से किस तरह इंतज़ाम और इंतज़ाम चला सकें। मतलब अमेरिका में अगर आप इजराइलियों के अगेंस्ट कुछ कह दें तो वो एंटी सेमेटिक में आ जाता है और फिर उनको ऑब्वियसली निकाला जा रहा है जिन्होंने भी कोई बातें की हों। वेरेज आप फ़लस्तीन में, वहाँ मिडल ईस्ट में चले जाएं, फ़लस्तीन और इस तनाज़े में चुन चुन के मारा जा रहा है फ़लस्तीनियों को, एंड दैट इज़ ओके। मतलब कुछ कहने पे कहना कत्ल करने से बड़ा जुर्म है। हाँ, तो ये दिस इज बच्चों को कत्ल करने से सिंपली ये स्टार्क रियलिटी है जो इस वक्त हो रहा है। ये हकीकत है हमारी दुनिया की, अब ये हकीकत है। पता है 2025-26 में हम ना रेफर नहीं करना चाहिए हम 2025 हाँ, लेकिन में एक खौफ ज़्यादा हो जाते हैं ना कि हम किधर हैं। इररिलेवेंट हो गया है टाइम जोन या कौन सी सदी में है या कौन से ज़माने में, क्योंकि ये सदियों पहले जो होता था वो आज हो रहा है, वो शायद हमेशा होता रहेगा। Which also tells you that we don't learn anything। मतलब दुनिया ने, इंसानियत ने कुछ सीखना नहीं है कभी भी। चलिए जी, शुक्रिया आपका अजीम अहमिया। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे। नहीं ना डरें हम, मतलब वो खतरनाक बातें नहीं करेंगे, हम विमेन क्रिकेट की बात करेंगे ना क्योंकि हम थोड़ा डर जाते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो जी हो ये रहा है कि आज से इवेंट शुरू हुआ है, बहुत बड़ा इवेंट है लाहौर में आज से आगाज हुआ है आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान इस वक्त मुकाबला जारी है एज वी स्पीक, और आयरिश टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान विमेन टीम को बैटिंग की दावत दी है, जबकि दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ जो हैं वो आमने सामने हैं। भाई 6 टीमें होंगी और सबको एक दूसरे के खिलाफ खेलना है। टॉप की 2 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, हम तो यही चाहते हैं। पाकिस्तान के अलावा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की टीमें भी बड़ी मजबूत तसव्वुर की जाती हैं, लेकिन आयरलैंड और स्कॉटलैंड को भी कुछ हल्का नहीं लिया जा सकता। टक्कर के मुकाबले होने वाले हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी मैचेस हैं और LCC ग्राउंड में भी मैचेस हैं।
क्रिकेटर्स ने शायकीन से कहा है कि वो स्टेडियम में आएँ, भाई जाएं, अपनी टीम को सपोर्ट करें। टीम इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगी, इस पे हम बात करते हैं। इसी वजह से जाएं आप अगर फ्री हैं और जा सकते हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब क्रिकेट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो अब चूंकि क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है और क्या हमारे स्टेडियम्स वगैरह बन गए, सो ऑल द मोर रीजंस टू गो। एब्सोल्युटली। फैज़ान लाखानी है, डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर हैं। फैज़ान, वैसे तो हम ज़रा मेंस क्रिकेट से खासे मायूस हैं, लेकिन लड़कियों से हम उम्मीद मान रहे हैं। और क्या उम्मीद रखें, क्या पोजीशन है इफ़ वी कंपेयर आवर टीम विद द अदर्स, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, अगर हम रिसेंट रिजल्ट्स देखें तो पाकिस्तान ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस जरूर किए और पाकिस्तान टीम ने काफी जो उनकी इंप्रूवमेंट है उसका ग्राफ काफी बेहतर हुआ है। एक चीज जो पाकिस्तान टीम को मुसलसल ये कहे कि उसकी प्रोग्रेस में, या इनफैक्ट ये जो चैंपियनशिप थी वर्ल्ड कप से पहले जिसमें टीमों ने बराह रास्त क्वालिफाई किया और अब पाकिस्तान उसमें अपनी जगह नहीं बना सका तो उसको क्वालिफाई करना पड़ा, उसमें पाकिस्तान अच्छा भला खेलते खेलते अचानक एक पॉइंट पे आके वो जो लाइन फिनिश क्रॉस करने वाली होती है ना, फिनिश लाइन क्रॉस करने वाली, उससे पहले थोड़ा सा लड़खड़ा जाता। तो आई थिंक अब पाकिस्तान विमेन टीम का स्किल सेट बेहतरीन आ चुका है। उनको थोड़ा सा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करने की जरूरत है। वो जो उस टाइम पे नर्वस हो जाते हैं, रिजल्ट के करीब आते और अचानक विकेट गवा देते। हमने जो वेस्ट इंडीज की होम सीरीज भी देखी, तो पाकिस्तान टीम अगर इस चीज पे काबू पा ले तो ये हमारा तो विच मीन्स के अगर हम अपनी विमेन क्रिकेटर्स की बात करें एंड वी डू वेल एज वेल, हमें पता है कि हमारी ज़बरदस्त परफॉर्मर्स भी बीच में है, तो हमारा इशू के मेंटल स्ट्रेंथ का है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का है, और स्किल हमारे पास 100% है, लेकिन ये चीज़ें हमें पीछे रख रही हैं। आई थिंक दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। हमारी लड़कियों के पास अगर हम डोमेस्टिक में देखें तो इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते, इतने ज्यादा इवेंट्स नहीं होते हैं। अगर हम देखें दीगर टीमों को, उनके डोमेस्टिक के इवेंट्स अगर आप बढ़ाएं तो लड़कियों का पूल भी बढ़ेगा, आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, और आप जब ज्यादा खेलेंगे तो उनको मैच अवेयरनेस ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा मैच अवेयरनेस होगी उतना अच्छा वो रिजल्ट के करीब जाके अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकेंगे। एक चीज जो बहुत जरूरी है, माजी में तजुर्बा जरूर किया गया कि विमेन पीएसएल कराने की बात की गई और उसमें 3 एग्जीबिशन मैचेस कराए गए जिसमें पाकिस्तान विमेन टीम के प्लेयर्स को दुनिया की टॉप लड़कियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। या पाकिस्तान की 1-2 खवातीन प्लेयर जिसमें निदा डार है या फातिमा सना को कैरेबियन जाने का मौका मिला, निदा डार को ऑस्ट्रेलिया खेलने का मौका मिला। अगर इसी तरह पाकिस्तान की लीग हो या पाकिस्तान की लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज मिले ऑस्ट्रेलिया या कैरेबियन की विमेन क्रिकेट लीग में जाके, या इवन जो दी 100 खवातीन का होता है वहां जाके खेलने का मौका मिले, इसके लिए पीसीबी को भी स्टेप अप करना पड़ेगा कि वो उन बोर्ड के साथ एमओयू साइन करे कि हमारी विमेन प्लेयर्स को, हमारे खवातीन क्रिकेटर्स को डेवलपमेंट के तौर पर मौका दिया जाए उन लीग्स में खेलने का, ताकि इनको मैच अवेयरनेस हो, एक्सपीरियंस हो, दीगर टीमों से का एनवायरनमेंट देखने का मौका मिले, दीगर प्लेयर्स के स्किल सेट देखने का मौका मिले, तो उससे फायदा होगा इनको। अच्छा, हम अब कंपेटिटर्स की बात करें तो कौन सी टीमें हैं जो हमें तगड़ा कंपटीशन दे सकती हैं, और हमारे चांसेस क्या हैं टॉप 2 में आने के इस टूर्नामेंट में? देखिए, चांसेस तो हमारे पास ऑफ कोर्स है और होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हमें लेना चाहिए, बट जो अगर आप इसमें आप 10 टीमों की बात करें तो उसमें वेस्ट इंडीज ऑफ कोर्स एक तगड़ी टीम है, बांग्लादेश भी तगड़ी टीम है, आयरलैंड जिससे आज हमारा मैच है वो एक तगड़ी टीम है। तो ये अगर देखा जाए तो क्वालिफायर का मुकाबला इन 4 टीमों के गिर्द ज्यादा घूमेगा, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और आयरलैंड। अब अगर आज पाकिस्तान स्टार्ट पाकिस्तान का भी देखा जाए तो कुछ देर पहले जो मैंने स्कोर चेक किया था तो पाकिस्तान के 15 ओवर में 54 रन पर 1 आउट था। पाकिस्तान के 2 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर सिद्रा और मुनीबा खेले, तो इन दोनों का किरदार, मुनीबा का खासतौर पर किरदार पूरे क्वालिफायर में काफी अहम होगा क्योंकि वो काफी तजुर्बाकार बैटर है पाकिस्तान की, और अगर वो फॉर्म में रहती है तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा क्योंकि हमें बैटिंग में ज्यादा ये कहे कि थोड़ा सा तगड़ेपन दिखाने की जरूरत है। बॉलिंग हमारी बड़ी जबरदस्त है, फातिमा सना वन ऑफ द टॉप पेसर्स इन विमेन क्रिकेट हमारे पास मौजूद है, साजिया इकबाल बड़ी भरपूर फॉर्म में, तो रामन शमीम भी है। और एक अच्छी चीज है पाकिस्तान विमेन टीम के लिए अगर बैटिंग के रेस्पेक्ट से देखें तो शवाज जुल्फिकार जो आज तो बैरल नहीं खेल रही बट वो फिट होकर पाकिस्तान टीम में वापस आ गई है, वो एक अच्छा एलिमेंट पाकिस्तान टीम के लिए है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल कंटेंशन में लगती है, लेकिन अगेन जो जिस तरह बात हमने शुरू में की, अपने नर्व्स पे काबू पाए और बड़ी टीमों के अगर खासतौर पे अपने नर्व्स पे काबू पाए, वो जल्दी से जो हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, जीत करीब देखिए एक्साइटेड हो गए और फिर कॉलेज करके हमने माजी में ये बड़ा देखा, ये फिनिश जो है करना है अब हमें। अच्छा, ये एक दफा जो हमें देख रहे हैं, हम बता दें कि आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये भी बता दें कि अब तक कौन क्वालिफाई कर चुके हैं और एक्चुअल टूर्नामेंट जो ये होना है ये कब है और कहाँ है? जी, भारत में ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसके अरेंजमेंट यही हो गए जिस तरह आपने जिक्र किया भारत के हवाले से। पाकिस्तान
कर जाती तो पाकिस्तान वुमेन टीम अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगी। इसी साल लेटर इन द ईयर इस टूर्नामेंट को होना है और इंडिया ऑफ कोर्स इसमें है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये टॉप टीमें तो सारी क्वालिफाई कर चुकी है। इसके लिए अब 2 स्पॉट बाकी है जिसके लिए यहाँ से इस क्वालिफायर से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रुमा ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान को बैक टू बैक दूसरा आईसीसी इवेंट मिला है और बड़े कम अरसे में ये चंद ही महीनों में और चंद ही हफ्तों में इनफैक्ट 2 आईसीसी इवेंट्स पाकिस्तान होस्ट करा। तो इससे एक चीज हमें बिल्कुल ये मैसेज मिलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पर, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब ग्लोबल जो एक ट्रस्ट था वो बहाल हो गया है सर्टनली, और बड़ा वक्त लगा है, बड़ी मेहनत और बड़ा सब्र भी हम सब ने मिलकर किया है इस वक्त को देखने के लिए। ये एंट्री वगैरह है इसकी, कोई टिकट्स हैं या शायकीन को तो हम इनकरेज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे? क्वालिफायर के लिए दाखिला मुफ्त रखा गया है फैंस के लिए और अच्छी बात है। पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट के इवेंट्स हो रहे हैं तो फैंस को और फैमिलीज को खास तौर पे जाना चाहिए और जितना ज्यादा फैंस जाएंगे उनसे ना सिर्फ इन प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलेगी बल्कि जो अभी यंग बच्चियां हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, जो लड़कियां हैं जो अभी स्कूल में होंगी या जो ख्वाब देख रही है मुस्तकबिल का बिस्मा मारूफ या मुस्तकबिल की सलामीर बनने का ख्वाब देख रही है, वो जब इन तमाम प्लेयर्स को एक्शन में देखेंगी अपने होम ग्राउंड पर तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगी। बिल्कुल फैजान, बड़ी जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल आवर स्पोर्ट लविंग हमारी जो नेशन है, यंगस्टर्स हैं, मुफ्त में जाएं। मतलब कितनी बार ये मौका मिलता है कि आप अपनी लड़कियों को खेलते हुए देखें। इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं, उनकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं व्हाट्स लैकिंग मे बी इन अस और क्या हम सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, नो दिस इज सीरियस बिजनेस। ये कोई ऑब्वियसली कोई स्कूल कॉलेज का तो नहीं हो रहा कंपटीशन, दिस इज लाइक गुड। तो प्लीज जाके देखें and encourage the girls. Faizan, thank you for giving us the update. भाई हमारी प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स मतलब गोश्त में चिकन ही माना जाता है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही आम आदमी, तो मैं कहूँ पहले गरीब आदमी क्या मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की भी पहुंच से दूर हो गया है, निकल गया है ये। ये क्या हम इसे कहेंगे? तो चंद माह पहले जी 300-400 रुपए पर किलो वाली मुर्गी का गोश्त जो है ना, अब वो 800-900 और कहीं इससे भी ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है। नाजायज़ मुनाफाखोरी है डेफिनेटली, या कोई और वजह है, ये भी हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है ऊपर वाली वजह ठीक थी। जिम्मेदार तो ऑब्वियसली हुकाम ही होंगे क्योंकि वो उनको कंट्रोल करना चाहिए। ईद के दिनों में किसी और की चांदी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन मुर्गी बेचने वालों या पोल्ट्री फार्म के तो खूब मजे रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ईद थी और लोगों ने लिया है और ये सिलसिला जो है ये चल रहा है अभी। ये ज़बरदस्ती ईदी वसूल ही की गई है हमें लगता है। ये तारिक जावेद सदर एसोसिएशन है हमारे साथ पंजाब के, बहुत शुक्रिया साहब। ना कोई बीमारी फैलने की इत्तला आई, ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का बहाना बना। चिकन की कीमत में जो हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है खौफनाक हद तक, वो क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं? मतलब इसे हम मुनाफाखोरी या नाजायज़ मुनाफाखोरी ना कहें तो और क्या कहें? अच्छा जी, चिकन की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, चिकन की कीमतें हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलती हैं और इसमें कोई भी फैक्टर जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है। आजकल जो अफेक्ट है वो चिकन की है और उसमें सारा अमल दखल हुकूमत की तरफ से है। आज से बहुत पहले हम ये बताते रहे हैं कि अगर इसमें हुकूमती दखल अंदाजी बंद ना हुई, इसके रेट को कैप करने की कोशिश जारी रही तो ये आने वाले दिनों में शार्टेज होगी। अब देखें, फार्मर को अगर पता है कि उसकी मुर्गी सही रेट पे बिक ही नहीं पानी तो वो चूज़ा नहीं डालेगा। हुकूमती रेट कैप करने की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री का हुजम ही कम होता गया और बीमारी वगैरह आना तो इसकी मामूल की बात है, वो भी वैसे आजकल आई हुई है। उसमें मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ जो लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। जो बीमारी की थ्रेड है आई हुई है, मोर्टेलिटी हुई है उससे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह इसका रेट कैप होना है। गवर्नमेंट ने इसको सस्ता करने की कोशिश की, गलत अंदाज से सस्ता करने की कोशिश की, उसका नतीजा इसका महंगा होने की सूरत में सामने आया है। अच्छा, अब ऑब्वियसली कंट्रोल तो किसी तरीके से होना होगा तारिक साहब, तो हुकाम से फ़िलहाल तो ये सब कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन उनका वादा है कि एक बड़ा क्रैकडाउन ज़रूर करेंगे। सरकारी निर्ख से ज़्यादा चिकन फ़रोख्त करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, ये उनका कहना है। तो क्या आप लोग इस क्रैकडाउन में मुकम्मल ताउन करेंगे? अच्छा, इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि आज भी सरकारी हुकाम आज से 30-40 साल पहले वाली पॉलिसीज़ पर अमल कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कभी चलता था, आजकल नहीं चलता। हुकूमती क्रैकडाउन हुआ भी, आइंदा भी करने का वो कह रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा असर हो रहा है। कंज्यूमर को सस्ती मुर्गी की मिलने की बजाय उस क्रैकडाउन की वजह से मज़ीद महंगी मुर्गी मिल रही है, क्योंकि उस क्रैकडाउन के नतीजे में जो जुर्माने होते हैं या जो कुछ भी होता है वो भी कंज्यूमर के पल्ले से ही जाना होता है।
तो हमारी तजवीज़ तो ये है कि इसको क्रैकडाउन करने की बजाय इसको ओपन छोड़ा जाए, जैसा कि पहले होता रहा। मुर्गी महंगी भी होती थी लेकिन खुद बहुत सस्ती भी हो जाती थी। अब जब से ये कैप वाला सिलसिला चला हुआ है, ये मुर्गी महंगी से महंगी होती जा रही है। उसकी बड़ी वजह वही है कि इसके पीछे जो पोल्ट्री फार्म है वो बंद हो रहे हैं। सो आप कह रहे हैं कि हुकूमत की इंटरवेंशन की वजह से ये शॉर्टेज है और सारा कसूर हुकूमत का है। सो मेरा ख्याल है हुकूमत इन लोगों को साथ बैठाए, कोई मसले का हल निकाल ले। बहुत शुक्रिया आपका मियां तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक अच्छी खबर है, लेकिन जाते जाते अच्छी खबर आ गई ना। वादा किया था हमने आपसे, तो इस अच्छी खबर में ये है कि ऑब्वियसली सारे जानते हैं कि कई महीनों से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तानियों को UAE मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़े का हसूल बहुत ही मुश्किल बन चुका था। मतलब बड़ी एक बात थी कि अगर आपको वीज़ा मिल जाए, तो अब पाकिस्तान में इमाराती सफ़ीर ने बताया है कि सब ठीक हो गया और वीज़े की रुकावटें जो हैं वो ख़त्म, बल्कि अब पाकिस्तानी 5 साल वाला वीज़ा भी हासिल कर सकेंगे। और क्या बताया भाई, UAE के सफ़ीर ने कल ये खुशखबरी खुद गवर्नर हाउस कराची में सुनाई है, जहां उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात की। उन्हें UAE का कराची में जो वीज़ा सेंटर है उस वहाँ आने की भी दावत दी गई है। उन्होंने बताया कि कराची में कायम वीज़ा सेंटर मुकम्मल फ़ाल है, यहाँ के शहरी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब ये भी खबर है कि पाकिस्तानियों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा 5 साल जिसकी मुद्दत होती है UAE का, वो भी मिल सकेगा। तो वो आप ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली कुछ उसकी भी शराइत है, आपने अपना कोई बैंक बैलेंस दिखाना होता है, जैसे कि तमाम उसके बाद एक फीस जो है वो भी थोड़ी सी 5 सालों के लिए ज़रा भारी भरकम है, बट एटलीस्ट यू विल गेट इट। ख़ास तौर पे वो बिजनेस पर्सनल जो है, जो बहुत जिनका ट्रैवल रहता है और हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि वीज़ा मिला ना मिला, या जिनकी फैमिलीज हैं, या जिनकी फैमिलीज हैं, व्हाटएवर द रीज़न माइट बी। तो और ये हम गोल्डन वीजा की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम मल्टीपल एंट्री, एक मल्टीपल वीजा की बात कर रहे हैं, 5 साल जिसकी मुद्दत होगी। सो अगर तो आप उस पर पूरा उतरते हैं, यू कैन गेट दैट वीजा और आपकी जिंदगी जो है वो सुकून में चली जाएगी। कहा जा रहा है कि वो जो मुश्किलात आ रही थी बीच में, उनका जरा खात्मा सर्टनली हुआ है। हुई न्यूज़ पे, तो लिहाजा ये हमने सोचा, क्योंकि हम ये बात करते रहते हैं और हम हमेशा लोगों को यही ताकीद करते हैं कि लीगली मूव अराउंड आउट ऑफ पाकिस्तान। प्लीज़ वीज़े प्रॉपर लगा के जाएं, कोई डंकियां मारने की कोशिश ना करें। देर आर लीगल ऑप्शंस, देर आर लीगल वेज टू गो। अगर आप इधर नहीं रहना चाहते, अपना काम काज आप कहीं बाहर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लीगल ऑप्शंस जो हैं वो अवेल करें, वरना देन यू नो क्या होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं बन पा रहा है, तो तेहरान चांसेस कि शायद आपका कहीं और भी कुछ ना बन पाए। क्योंकि ये जरूर कहना था अभी अच्छी खुशखबरी के साथ। मैं इससे डिस्करेज कर रहा हूँ कि गैर कानूनी तरीके से बाहर ना जाएं, सिर्फ इस उम्मीद में कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा तो बाहर कुछ हो जाए। अच्छा ठीक है, आई एग्री विद यू, क्योंकि जब हम सुनते हैं कि लोग जाली वीज़ों के लिए जब एजेंट्स लाखों रुपए देते हैं अपने घर बेच के, ज़मीनें बेच के, हाँ उससे तो बेहतर ही है। सो ये तो थी अच्छी खबर और वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।